आइए आज हम लोग नई कविता गुलाबी चूड़ियाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 उसके बारे में चर्चा करते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित कविता के आरंभ में कवि नागार्जुन के बारे में थोड़ी सी चर्चा। हिंदी साहित्य में इनको जनवादी कवि के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म, हालांकि उसके बारे में कोई विशेष जानकारी, सटीक जानकारी कहीं नहीं है साहित्य में, फिर भी ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जून 1911 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। इनके पिता गोकुल मिश्रा और माता उमा देवी काफ़ी पूजा पाठ अर्चना इन्होंने महीने भर किया वैद्यनाथ धाम में, बिहार के, और उसके परिणाम स्वरूप इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। नागार्जुन इनका साहित्यिक नाम है, नागार्जुन बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनकी रचना मैथिली भाषा, संस्कृत और हिंदी तीनों ही भाषाओं में है। मैथिली भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, मतलब उसमें नागार्जुन यात्री के नाम से जाने जाते हैं, यात्री उनका उपनाम है, यानी कि मैथिली भाषा में इन्होंने जो भी रचनाएं की है अपने उपनाम यात्री के नाम से ही इन्होंने रचनाएं की हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य के तमाम विधाओं में रचनाएं की हैं, जैसे उपन्यास, कविता, निबंध, आलोचना, अनुवाद, बाल साहित्य। इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे विश्वबंधु, दीपक, कौमी आवाज़। इन पत्रिकाओं का संपादन बहुत ही विशिष्ट रूप से इन्होंने किया है। अपने पिता से इन्होंने यायावरी गुण अपनाया था, यानी घुमक्कड़ गुण, और घुमक्कड़ होने के नाते पूरे बिहार में, भारतवर्ष में जिन्होंने यात्रा की, वहाँ से ऐसी ऐसी ज्वलंत और जीवंत बातों को इन्होंने अपनी कविता का मुद्दा बनाया। बिहार के विशेष रूप से जो ज्वलंत मुद्दाएं थी उन्हीं को इन्होंने अपनी कविता का विशेष मुद्दा बनाया। इनकी पत्नी का नाम अपराजिता देवी, जिनसे इनका विवाह 19 वर्ष की आयु में ही हुआ था। अब आइए हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ें, कविता की चर्चा करें। गुलाबी चूड़ियाँ, यह कविता बहुत ही संक्षिप्त में लिखी गई, परंतु बहुत ही भावात्मक कविता है। एक ऐसी कविता जिसके अंदर वात्सल्य रस कूट कूट कर भरा हुआ है, वात्सल्य प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। एक पिता और पिता की छोटी सी बच्ची 7 वर्ष की आयु की, उन दोनों में कैसे भावनात्मक प्रेम है, उसी के संबंध में एक कविता है जो सभी पाठकों के हृदय को छूती है। कोई पाठक पिता के रूप में पढ़े, उसके भी हृदय को ये कविता उतनी ही समान रूप से छुएगी जितना कि उन लड़कियों के हृदय को छुएगी जिनके पिता हैं और जिन्होंने अपने पिता का स्नेह पाया है। तो इसीलिए सभी के संबंध में ये बहुत ही उपयुक्त और उचित कविता है। गुलाबी चूड़ियाँ, जैसा कि शीर्षक आप देख रहे हैं, गुलाबी चूड़ियाँ, पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है, उनका सबसे पसंदीदा। निश्चित रूप से कविता का केंद्र बिंदु कोई बच्ची है, और चूड़ियाँ यानी कि बच्चियों का सबसे बड़ा सुखदायक, खिलौने से भी ज़्यादा सुखदायक श्रृंगार का गुण अपनी माता से सीख लेती हैं, बड़ी दीदी से सीख लेती हैं। बच्ची छोटी रहती है तो अपनी दीदी, अपनी माता को श्रृंगार करते वक्त देखती है तो देखकर वही सीख लेती है, ठीक है ना। काजल पहनना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब सीख लेती है। चूड़ियाँ पहनना सीखती है, बड़ा उसको आनंद आता है। शीशे में खड़ा होकर खूब सजती है, संवरती है, सुंदर बनने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ भी कोई एक ऐसी बच्ची है जो अपने पिताजी से इतना स्नेह करती है कि ज़बरदस्ती उनके बस में, उनके ड्राइविंग सीट के सामने, स्टीयरिंग के सामने ही अपनी चूड़ियाँ लटका देती है ज़बरदस्ती, और कहती है, पापा इसे यहाँ से हटाना मत, जब जब तुम इन चूड़ियों को देखोगे तो तुम्हें मैं याद आया करूँगी, तुम मुझे याद करोगे। और उसके पिता उसको बांध लेने देते हैं, रोकते नहीं हैं। बांध कर हमेशा के लिए वो एक मेमोरी बन जाता है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। देखो, जो प्राइवेट संस्थान होता है वो सरकारी संस्थानों से ज़्यादा चमक दमक वाला होता है। एक सरकारी बस में यात्रा करोगे और एक प्राइवेट बस में यात्रा करोगे तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन अगर हम ड्राइवर की बात करें, बस की अलग बात हुई, ड्राइवर की अलग बात होती है। एक सरकारी बस का ड्राइवर 60-70 हज़ार सैलरी पाता है और एक प्राइवेट बस का ड्राइवर
सिर्फ इस बात पे उसकी सैलरी तय की जाती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर उठाओगे, तुम्हारी सैलरी हर महीने में उतना बढ़ा कर कमीशन दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही कमज़ोर होता है। प्राइवेट स्कूल कितने चमकते हैं, सरकारी स्कूल कैसा खंडर सा दिखता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना चमक दमक, सरकारी अस्पताल एकदम खंडर, पान का पिक फेंका हुआ चारों तरफ। लेकिन वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ में डिफरेंस है। जैसे सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं, लाखों की सैलरी बटोरते हैं। प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होगा वो बेचारा बड़ा गरीब होगा अर्थ रूप से। ऐसे अस्पतालों में जो वार्ड बॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, सरकारी में उनकी अच्छी सैलरी होती है, प्राइवेट में गया गुजरा सैलरी होता है। इसीलिए यहाँ ऐसा बोला गया है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस बहुत हाई फाई रहा होगा लेकिन उसका ड्राइवर वो नहीं पाता है। जितना भी प्राइवेट सेक्टर है ना, जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, आप में से जितने लोगों के पिताजी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, सारा आमदनी प्राइवेट कंपनी का मालिक बैठता है, लेता है, शोषण करता है कर्मचारियों का। कर्मचारी को बहुत कम मिलता है रिन्यूमरेशन। तो प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य बहुत गरीब है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। इसके अंदर भावना समझ में आई आपको? अगर भावना नहीं समझोगे तो बस पढ़ के निकल जाओगे 2 लाइन। कहने का मतलब गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, पिता और पुत्री के संबंधों में, भावनाओं में। जितना प्यार एक लड़की अपने पिता से, करोड़पति पिता से, अरबपति पिता से करती है उसकी बेटी, उतना ही प्यार एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी भी अपने पिताजी से वैसे ही करती है, और वो पिता भी अपने बेटी से वैसे ही प्यार करता है। ये तात्पर्य है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। सामने गियर से ऊपर स्टीयरिंग होता है सामने, और लेफ्ट हैंड साइड में गियर भी होता है बस के ड्राइवर के पास। उसी के ऊपर हुक से लटक रही हैं 4 चूड़ियां, और जैसे जैसे बस चल रही है वैसे वैसे वो चूड़ियां हिल रही हैं, डगमगा रही हैं, आगे पीछे बाएं दाएं। जैसे जैसे बस का रफ्तार है वैसे वैसे चूड़ियां हिल रही हैं। तात्पर्य यहाँ क्या है कि उन चूड़ियों में जितना उमंग है, एक बच्चों जैसा उमंग, बच्ची की चूड़ियां है तो बच्चों जैसा उमंग दिखलाया गया है। खूब खुशहाल है। बच्ची ने आकर वहीं लटका दिया है उन चूड़ियों को अपने पिताजी के एकदम सामने। झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अच्छा, नागार्जुन बाबा कहते हैं, मैंने, यहाँ मैंने शब्द उत्तम पुरुष में लिखा गया है, सर्वनाम में, फर्स्ट पर्सन में, तो मान लेते हैं कवि कवि ही बोल रहे हैं। बोल रहे हैं मैंने झुका, सॉरी मैं झुका बस ड्राइवर के पास, और झुक कर मैंने इसका रहस्य पूछा कि भाई साहब, गाड़ी तो आप चला रहे हैं लेकिन ये चूड़ियाँ कैसी हैं, किसकी हैं ये चूड़ियाँ? मेरे अंदर जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, चूड़ी क्यों लटका रखे हो भाई? कभी कभी हम लोग गाड़ियों के पीछे कोई चप्पल जूता लटक रहा होता है तो इंटरेस्ट होता है ना जानने का कि भाई किसका चप्पल लटक रहा है, किसका जूता लटक रहा है, क्यों लटक रहा है। मेरे अंदर भी रहस्य को जानने का इच्छा हुआ और मैं झुक कर सामने ड्राइवर से पूछ लिया। जैसे ही पूछा, खा गया मानो झटका। मेरी बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे वो झटका खा गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस गरीब ड्राइवर से अब तक किसी ने इस विषय पर नहीं बातचीत की थी। शायद मैं पहला था जिसने उस ड्राइवर से इस मुद्दे पर बातचीत किया। ये चूड़ियाँ क्यों, क्या रहस्य है इनका, क्यों इनको लटका के रखे हो सामने, किसकी है ये? अब भाई बेटी अपनी खास है, बच्ची से जो हमारा प्रेम है वो खास है। अब हम समझ रहे हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है। अब कोई बाहर का आदमी जैसे पूछेगा, झटका खाया। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा, अधेड़ उम्र का इंसान था। अधेड़ उम्र किसको कहते हैं भाई? तुम्हारे सामने ही बैठा है, देखो। अधेड़ मतलब जिंदगी का आधा पार कर चुका है मान लो, है ना, उसको बोलते हैं अधेड़। नॉट ओल्ड, नॉट यंग, उसको बोलेंगे अधेड़। मुच्छड़ था, मूछें थी बड़ी बड़ी, रोबीला चेहरा था। भाई कितना सॉफ्ट कॉर्नर है बेटी के बारे में जो इतना सोचता है। उसका दिया हुआ सामान को कितना जतन से रखा है, प्यार से, हर वक्त देखने के लिए। मेरी बेटी ने दिया है मुझे ये, यहाँ रखने के लिए, हर वक्त। कितना सॉफ्ट कॉर्नर है बेटी के लिए। लेकिन चेहरे पर तो भाई बहुत तनाव है उसके, रोबीला चेहरा है। अक्सर जिसकी मूछें ऊँचे रहती हैं रोबीला ही लगता है। कई लोग रोबीला बनने के लिए मूछ रख लेते हैं। रोबीला मतलब रोब वाला, रोब जमाना। अब कोई कॉमेडियन देख के ही लगेगा, फिर भी मूछ रख लेगा, फिर भी रोबीला लगेगा थोड़ा, है ना। गुस्से वाले थोड़े से, लगता है अभी डांट देंगे, अभी चिल्ला देंगे। आहिस्ते से बोला, किसने?
ड्राइवर ने, उस मुच्छर ड्राइवर ने, जो अधेड़ उम्र का था और रोबीला चेहरा था जिसका। हाँ साहब। साहब। साहब किसका फुल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साहब। कम पढ़ा लिखा इंसान था। साहब। हाँ साहब। लाख कहता हूं नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। लाख कहता हूं साहब मेरी मुनिया को। अब जैसा कि मैंने कविता के प्रारंभ में मैंने बताया था कि इतने यायावरी प्रकृति के थे नागार्जुन कि पूरे जीवन काल में ऐसा माना जाता है कि कुछ महीने ही उन्होंने व्यतीत किया था अपने परिवार के साथ। तो जरूर उनको याद आता होगा अपना परिवार, जरूर याद आती होगी अपनी छोटी सी बच्ची, अपने बच्चे याद आते होंगे। इसीलिए उस वात्सल्य प्रेम को दिखलाने के लिए उन्होंने ये कविता लिखा होगा। इस कविता के अंदर का वात्सल्य प्रेम और भाव पढ़कर हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कवि नागार्जुन की भी उस भावना को। ड्राइवर कहता है लाख कहता हूं लेकिन नहीं मानती है मेरी मुनिया। अपने आप में कितना मीठा शब्द है, कितना प्यारा शब्द है मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। मेरी छोटी सी वो बच्ची है ना साहब, मेरी मुनिया वो टांग गई है यहाँ पे अपनी अमानत। अमानत का मतलब भाई जागीर उसकी, है ना। अमानत किसे कहते हैं? कोई ऐसा चीज़ जो हम तुम्हारे सिक्योरिटी में रख जाएं और कह देंगे कि हम इतने दिनों के बाद आएंगे और आके ले लेंगे, तब तक मेरा ये चीज़ तुम्हारे पास हिफाजत के रूप में रखा हुआ है, ये अमानत है मेरा, संभाल के रखना, लेने आऊँगा या लेने आऊँगी। तो अपनी अमानत यहाँ बांध गई है, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने, यानी मैं उसका अब्बा, ड्राइवर कहता है मेरे नज़रों के सामने अपनी अमानत बांध गई है। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा क्या जुल्म हो गया, अगर मेरी मुनिया ने, मेरी छोटी सी उस गुड़िया ने यहाँ लाकर अपनी चूड़ियाँ बांध ही दी है तो कौन सा जुल्म कर दी, तो ऐसा क्या बिगाड़ दिया है उसने कि मैं उसको हटा दूँ, या ऐसा क्या नियम के खिलाफ चला गया ड्राइविंग के अगेंस्ट में कि मैं उसे हटा दूँ। यही सोचकर नहीं हटाता हूँ। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा, और हम दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए आलोचनात्मक ढंग से, मैं भी हैरान हो गया उसके चेहरे को, उसकी आंखों को पढ़ने लगा कि कितना भाव भरा है, कितना स्नेह भरा है इसके आंखों में, इसके दिल में, इसके मन में, दिमाग में अपनी बच्ची के लिए। और वो भी शायद मेरी आंखों को, मेरे चेहरे को ये पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कि शायद मैंने इस आदमी को संतोषजनक उत्तर दे दिया, इस आदमी को भी संतुष्टि मिल गई होगी, इसीलिए वो मेरी तरफ देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, उसकी आंखों में, आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी, चेहरा भी बहुत ही रोबीला था, मूछें थी, उसकी आंखों में दूधिया वात्सल्य झलक रहा था। दूधिया वात्सल्य, भाई दूध का संबंध क्या है? ममता से। माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि माता अपने बच्चे को ममता छलकाती है, ममता बरसाती है, स्नेह दिखाती है। तो दूधिया वर्ड जहाँ भी रहेगा समझ लेना स्नेह है। इसीलिए शायद हम हिंदू लोग भी क्या मानते हैं गाय माता को, कि वो माता है। क्यों? जहाँ हम लोग दूध पाएंगे वो क्या होगा? वो माँ का ही रूप हो सकता है। तो दूध का संबंध माँ, पिता, स्नेह, प्यार, सम्मान, इससे हुआ। तो उसके भी दूधिया वात्सल्य, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ममता, प्रेम, स्नेह झलक रहा था। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। तरलता यानी कि सॉफ्टनेस, मासूमियत, कोमलता। तरलता का मतलब कोमलता, कोमलता हावी था उसके सीधे साधे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। उसके कौन से प्रश्न के ऊपर? याद है ना उसका प्रश्न? उसने प्रश्न ये किया था कि ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है मेरी बेटी ने, अगर यहाँ बांध दिया है तो क्यों हटा दूं। उसके उस सवाल में कितना मासूमियत, कितनी कोमलता थी। और फिर से उसका चेहरा सड़क की ओर घूम गया और मैंने झुक कर कहा, मैं फिर से एक बार उसकी तरफ झुका ताकि वो मेरी बात सुने। हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे। अरे भाई, ऐसे ही पूछ लिया था आपसे, मैं भी एक पिता ही हूँ, वरना ये किसको नहीं भाएगी, वरना ऐसी मासूमियत, ऐसा बचपना किस बाप को अच्छा नहीं लगेगा। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी।
ये मतलब ये चूड़ियाँ किसको नहीं भाएँगी? किस पिता को नहीं भाएँगी भई? हर पिता के अंदर स्नेह होता है, अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, ख़ास करके बेटियों के लिए। नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ, नन्ही-नन्ही कलाइयाँ, छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी बाहें, ठीक ना? डिम्पल्स पड़े हुए, कर्व्स पड़े हुए और उसमें कलाइयों में छोटी-छोटी चूड़ियाँ हों, पिंक कलर की, किसको नहीं प्यारी लगेंगी? इसके अंदर कितना भावना है। एक पिता अपने बच्चे को एकदम खिलौने जैसा उसके साथ पेश आता है, बच्चा बन जाता है बच्चों के साथ रहकर। तो आशा करते हैं सभी लोगों को ये भावना समझ में आया, एक पिता का भावना। धन्यवाद।